2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 1 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों इक्वेशनों को एक जैसे करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर देते हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल अबरार इंग्लिश क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमने पेपर खोला, सबसे पहले पेज पे ही हमारे आते हैं बहुविकल्पीय। ये इस बार OMR शीट में भरने के लिए दिए गए थे। इनके आंसर मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ और इन्हें रफली सॉल्यूशन करवा दूंगा इनका। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें हम देखते हैं कि 7 से 21 कट जाता है, इसी प्रकार 5 से 15 कट जाता है और 31 से 93 कट जाता है, लेकिन 18 से 25 नहीं कटता। तो यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। होगा कैसे? पहले हम 144 को काट लेते हैं। तो 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। फिर हम लिख लेते हैं इसे लिख लेते हैं 144। अगर ये थ्योरिकल लिखने के लिए आए तो इस तरीके से लिखना है, लेकिन ये इस बार OMR शीट में भरने के लिए दिया गया था, इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। जैसे दो कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 2। तो हमसे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, यानी घात एक 4 और एक 2, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 तथा 3x प्लस my इज इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये होगा कैसे, अभी देखते हैं। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा है अद्वितीय हल होने का। अद्वितीय हल होने का सूत्र होता a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पे a1 का गुणांक क्या है? 1, तो a1 की जगह 1, और a2 का गुणांक है 3, तो a2 की जगह 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी b1 का गुणांक है -2 बटा b2 का गुणांक है m एंड इज़ नॉट इक्वल टू, तो m इज़ नॉट इक्वल टू -6, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 का हल होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर 1 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2। तो हम दोनों इक्वेशनों को एक जैसे करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले इक्वेशन में 3 से गुणा कर देते हैं। तो नई इक्वेशन हमारी बनेगी 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 18 दूनी 36। इसी प्रकार 3 एकम 3x माइनस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 3 दूनी 6। इन्हें हम जोड़ देते हैं तो 6y से 6y कट जाएगा। जोड़ने पे हुआ 7x इज इक्वल टू 42। तो 7 से 42 को हमने काटा तो x इक्वल टू आ जाएगा 6, और x इक्वल टू 6 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। शेष किसी भी ऑप्शन में x इज इक्वल टू 6 नहीं है। और आप चाहें तो x इक्वल टू 6 समीकरण 1 या समीकरण 2 में लगा के y का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1 के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर के अनेक हल होंगे।
तो अनेक हल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो A1 की जगह क्या है हमारा, x का गुणांक 1, और A2 की जगह x का गुणांक k इज इक्वल टू B1 की जगह हमारा है k और B2 की जगह हमारा है 1 इज इक्वल टू C1 की जगह हमारा है -1 और C2 की जगह है -k। तो इन दोनों में से किन्हीं एक में से किन्हीं दो को लेकर आप जब मान निकालेंगे तो सेम ही आएगा। तो हमने शुरू के दो ले लिए, 1/k इज इक्वल टू k/1। तो इनके हम कैंची गुणा करेंगे तो k² इज इक्वल टू 1, यानी k इज इक्वल टू √1, यानी k इज इक्वल टू +-1। तो +-1 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1/x² - 2 इज इक्वल टू 1/7। तो x का मान होगा, तो x का क्या मान होगा, इसे हम निकालते हैं। इनकी हम कैंची गुणा कर देते हैं। जब हमने कैंची गुणा की तो कैंची गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x² - 2 इज इक्वल टू 7। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो x² इज इक्वल टू 7 + 2 यानी 7 + 2, तो हो जाएगा x² इज इक्वल टू 9। तो x² इज इक्वल टू 9 यानी x² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी x² इज इक्वल टू +-3। तो +-3 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम एक छोटा सा वृत्त खींच लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, तो इसका केंद्र हमें दिया है 2, -3 और इसका पूरा व्यास है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो व्यास है वो है AB, और हमें दिए B के निर्देशांक। B के निर्देशांक हमें दिए 1, 4। तो हमसे पूछा है कि A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया A के निर्देशांक हैं x1, y1, x1, y1 या फिर x, y कुछ भी मान सकते हैं आप। हमने मान ली A के निर्देशांक हैं। तो हम फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी मध्य बिंदु हमारा है क्या, 2, -3। तो 2, -3 लिख लिया यहाँ, और इसके निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 की जगह हमारा क्या है, x1 की जगह हमारा x1 है, और x2 की जगह है हमारा 1, यानी 2, -3 ऐसे ही, यानी x1 + 1/2, y1 + 4/2। तो तुलना कर देते हैं इनकी, 2 के बराबर ये और -3 के बराबर ये, यानी 2 इज इक्वल टू x1 + 1/2, यानी x1 + 1 इज इक्वल टू 4, यानी x1 इज इक्वल टू 3। तो x1 का मान आ गया 3, और इसी प्रकार इसके बराबर ये रखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 बराबर y1 + 4/2। इसकी इधर गुणा की तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू y1 + 4, और फिर y1 ऐसे ही 4 को इधर लेके गए तो माइनस का हो जाएगा, और -6 प्लस और -4 तो हो जाएगा -10। तो x1 का मान 3 और y1 का मान -10, ये है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही OMR में भरी जाती है, इस बार OMR में भरी गई थी, लेकिन मेरे पास OMR नहीं है, इसलिए मैं आपको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ और राइट आंसर बता रहा हूँ। आगे जो थ्योरिकल आएंगे उन्हें मैं आपको कॉपी पे हल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² - 12x + k इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर हों तो हमारा जो सूत्र होता है वो होता है b² = 4ac।
तो बी की जगह है हमारा -12, यानी -12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऐसे ही ए की जगह यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा 3, तो लिख दिया 3 गुणा सी की जगह है हमारा के। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 4 दिया 12 के। तो यहाँ से हमने के का मान निकाल लिया, के बराबर हो जाएगा 144/12 और 12 से हमने 144 को काटा तो आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो के का मान हमारा फाइनली आ गया 12। ये आ गया के का मान 12, यानी 12 हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती हैं। तो ये थ्योरिकल ही क्वेश्चन है। तो ये आकृतियाँ जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं 3:5 के अनुपात में हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी पहले अगर ये थ्योरिकल आए तो इस तरीके से लिखना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग यानी स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का वर्ग, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरह लिखना है। अगर थ्योरिकल आए तो ये हमारा OMR शीट में भरने के लिए है, यानी बहुविकल्पीय है। तो पहले त्रिभुज की भुजा क्या है? 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग, यानी इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, यानी ये आ जाएगा हमारा अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 9:25 और 9:25 ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हों तो वह त्रिभुज होगा। तो वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। समकोण ये त्रिभुज कैसे होगा कि इसमें हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हमारा 5 का जो वर्ग होगा वो 4 के वर्ग प्लस 3 के वर्ग, यानी जो अगर हम त्रिभुज को बना भी लें, समकोण त्रिभुज होता है कुछ इस प्रकार का, तो उसमें जो कर्ण जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है? 5, यानी 5 सेंटीमीटर है। और शेष दोनों भुजाएं लंब या आधार होती हैं। तो ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हमें दिया है और 4 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तो इसीलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समकोण। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पहले इसमें अगर थ्योरिकल आए तो आपको मानना है, यानी आपने मान लिया कि पहला जो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज की संपूर्ण भुजा बराबर कुछ भी मान लीजिए आप, मान लिया हमने AB, और दूसरे त्रिभुज की संपूर्ण भुजा बराबर मान लिया PQ। तो जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी हमने जब संपूर्ण भुजा मान ली है यानी हमने तीनों भुजाएं AB ही मान ली हैं।
और दूसरे त्रिभुज की पी क्यू मान ली है। तो इसका पहले का जो परिमाप आ जाएगा वो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा और दूसरे का पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसके हम अगर क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो हमने ऊपर आपको सूत्र बताया था, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से जब हमने पूरी संपूर्ण भुजाएं मान ली हैं तो इन भुजाओं का स्क्वायर, हाँ तो इनका पहले अनुपात लिखते हैं 10:15 यानी 10/15 का होल स्क्वायर। अब इसे हम काट लेते हैं तो यह आ जाएगा 2 दूनी 5 दूनी 10 बटे 5 तिया 15 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 बटा 3 तिया 9, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें दिया है tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, हम एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, और हमें वो बराबर दिया है 8/15, यानी इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो लंब है हमारा, ये दिया है 8 और आधार जो है वो आधार दिया है हमें 15। तो हमें और कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब। तो हमें कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान हम जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस लंब का स्क्वायर यानी हो जाएगा 64। तो 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 289, और 289 जो होता है वो होता है हमारा 17 का वर्गमूल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17, तो कर्ण आ गया हमारा 17। तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी 17 बटे लंब है हमारा 8। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा आ गया 17/8। तो 17/8 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है 2 cos 3 थीटा, तो इसे हम लिख लेते हैं cos 3 थीटा और 2 को हम भेज देते हैं दूसरी ओर, तो ये पहुंच जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 1/2। और हमें पता है कि 1/2 cos में जो होता है वो cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, यानी cos से cos हट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा बराबर 60 यानी 60। तो यहाँ से हम अगर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आती है हमारी 60/3। तो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 0 का 0, तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाती है 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 वृत्त की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन है, यानी इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर दी है हमारी 3/2। तो परिधि का सूत्र होता है हमारा 2πr होता है, लेकिन पहले वृत्त के लिए हम मान लेते हैं 2πr1 और दूसरे वृत्त के लिए मान लेते हैं 2πr2, बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। तो 2π से 2π कट जाएगा, तो r1/r2 का मान आ जाएगा हमारा 3/2। तो r1/r2 का मान आ गया 3/2। अब पूछा हमसे क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल πr² होता है, लेकिन पहले त्रिभुज के लिए πr1² हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज के लिए πr2² हो जाएगा। तो बराबर पाई से पाई हमारी कट जाएगी, तो आएगा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा त्रिभुज
सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो R1 की जगह है 3 का स्क्वायर बटे R2 की जगह है 2 का स्क्वायर। 3 तिया हमारा 9 होता है और 2 दूनी 4, यानी अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 9:4। 9:4 हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक समान त्रिज्या आर की दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए बने ठोस वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसे हम डायग्राम से देख लेते हैं कि अर्धवृत्त जो होता है इस प्रकार का होता है कुछ, और इसकी जो त्रिज्या है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है आर। इसी प्रकार एक दूसरा अर्धवृत्त है, उसकी भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। अब इन दोनों अर्धवृत्तों को जोड़कर हम एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, यानी सॉरी पूर्ण गोला बनाते हैं। पूर्ण गोला जब बनाया तो उसकी त्रिज्या तो हमारी आर ही रहेगी, क्योंकि हमने इन्हें इस प्रकार से अगर जोड़ दिया आपस में तो उसकी त्रिज्या हमारी आर रही। तो हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती? यानी जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब होता है कि उसके केंद्र के निर्देशांक बदलने पर नहीं बदलती। तो हमारी जो माध्य होता है वो भी बदलता है, माध्यिका होती है वो भी बदलती है, बहुलक भी बदलता है, लेकिन जो मानक विचलन होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं होती, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति को परिवर्तित करने पर परिवर्तित नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पूछा हमसे समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें सिर्फ संख्याएं दी हों तो वो होता है सभी संख्याओं का योग, यानी समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। फिर संख्याओं का योग करते हैं, तो जब हम इन सभी का योग करेंगे तो हमारा आएगा 45। और ये संख्या है कितनी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 9 हमारी कुल संख्याएं हैं। अब ये हो गया समांतर माध्य। 9 से इसे काटा तो 9 पंजे 45, तो x बार यानी समांतर माध्य हमारा आ जाएगा 5। 5 हमारा समांतर माध्य आ गया। तो 5 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछी है हमसे। यानी माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? यानी संख्या माध्यिका बराबर होती है हमारी n+1/2। ये माध्यिका का सूत्र होता है अगर आंकड़े ना देकर सिर्फ संख्याओं की बात की गई हो। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या हैं, यानी n का मान हमारा है 10 + 1/2, यानी 11/2। और 11/2 को हम अगर काटेंगे तो 2 पंजे 10, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, तो माध्यिका हमारी आ गई 5.5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारे जो OMR शीट वाले क्वेश्चन थे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, वो पूरे हो गए।